सोचिए, 5वीं शताब्दी का वक्त है। मेडिकल हिस्ट्री के सबसे मशहूर नाम हिपोक्रेटीज एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी के गवाह बनते हैं जिसने एक शिपमास्टर की जान सिर्फ 6 दिनों में ले ली। आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने उस दौर के सबसे बड़े चिकित्सक को भी बिल्कुल बेबस कर दिया था? हेलो और मैं ग्लैम खुशी के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मेडिकल हिस्ट्री के एक ऐसे इन्फेक्शन पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सच कम और अफवाहें बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टेटनस की। और आज हमारे बीच एक तगड़ी डिबेट भी होने वाली है, क्योंकि मेरे को होस्ट को अभी भी लगता है कि सारी गलती एक जंग लगी कील यानी रस्टी नेल की होती है। तो चलिए सबसे पहले इस एंशिएंट मेडिकल मिस्ट्री के थोड़े बैकग्राउंड को समझते हैं। हिप्पोक्रेटीज ने उस शिपमास्टर की हालत का जो वर्णन किया था वो सच में डरा देने वाला है। उन्होंने बताया कि मरीज के जबड़े पूरी तरह आपस में जुड़ जाते हैं, दांत लॉक हो जाते हैं और गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में बहुत बुरी ऐंठने आने लगती हैं। उस 5वीं शताब्दी में डॉक्टर्स कितने मजबूर थे, इस दर्दनाक हालत को बस चुपचाप देखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। खैर, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, द मिथ ऑफ द रस्टी नेल। हम सबने यही सुना है ना कि जंग लगी कील पर पैर रखने से टेटनस होता है। तो रस्ट यानी जंग ही तो मेन कारण है इसका। और यहीं पर आप बिल्कुल गलत हैं। यही इस कहानी का सबसे बड़ा मिथ है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। असली गुनहगार रस्ट या जंग बिल्कुल नहीं है। असली कल्प्रिट तो एक बैक्टीरियम है जो मिट्टी, जानवरों की खाद और सूखे पत्तों के बीच कहीं छिपा बैठा होता है। अच्छा, ओके, मैं मानता हूं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटाइनी, और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बैक्टीरिया स्पोर्स के रूप में सालों तक जिंदा रह सकता है। बाहर कितनी भी गर्मी हो या सूखा पड़ गया हो, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और हाँ, ये किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, बल्कि सिर्फ किसी घाव या कट के जरिए ही हमारी बॉडी में एंट्री लेता है। बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जंग से टेटनस होता ही नहीं है तो बेचारी जंग लगी कील इतनी बदनाम क्यों है? दरअसल कोई भी पुराना रस्टी मेटल अक्सर गंदे और मिट्टी वाले माहौल में पड़ा होता है। जब वो मेटल चुभता है तो एक काफ़ी गहरा खुरदुरा घाव बन जाता है जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और यही डीऑक्सीजनेटेड डेड टिश्यू उन स्पोर्स को पनपने के लिए एकदम परफेक्ट एनवायरनमेंट दे देता है। अब देखते हैं कि बॉडी के अंदर जाने के बाद ये बैक्टीरिया नर्वस सिस्टम को कैसे हाईजैक करता है। चलिए इस माइक्रोस्कोपिक बैटलफील्ड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले ये स्पोर्स उस घाव के अंदर एक्टिव होकर जर्मिनेट होते हैं। फिर वो एक जानलेवा टेटनस टॉक्सिन रिलीज करना शुरू करते हैं। तीसरे स्टेप में हमारी नर्व एंडिंग्स इस टॉक्सिन को किसी स्पंज की तरह सोख लेती हैं। और आखिरी स्टेप सबसे खतरनाक है, ये टॉक्सिन सीधे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में घुसकर वहां के इंटरन्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है। ये बिल्कुल किसी वेल प्लान्ड अटैक जैसा है। और ये टॉक्सिन एग्जैक्टली काम कैसे करता है ये जानना बहुत जरूरी है। नॉर्मली इंटरन्यूरॉन्स हमारे मोटर न्यूरॉन्स के साथ मिलकर मसल्स को रिलैक्स करने और कंट्रोल करने का काम करते हैं, लेकिन ये टॉक्सिन इनके न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही ब्लॉक कर देता है। इसका नतीजा अनकंट्रोलेबल मसल स्पैज़म्स, यानी मांसपेशियों में ऐसी ऐंठने शुरू हो जाती हैं जिन पर इंसान का अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता, चाहे वो चलना हो या सिर्फ सांस लेना। इस इन्फेक्शन के 7 से 10 दिन के अंदर ही लक्षण सामने आने लगते हैं। शुरुआत होती है पूरे शरीर में हल्के दर्द और कुछ भी निगलने में आने वाली तकलीफ से। फिर आता है लॉकजॉ, जिसमें जबड़ा बिल्कुल जम जाता है। बिल्कुल, और उसके बाद पीठ भयानक रूप से पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। अगर सही वक्त पर इलाज ना मिले तो सिर्फ 72 घंटे के अंदर विंड पाइप और चेस्ट की मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, जिससे दम घुटने से जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर डर लगना लाजमी है, लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन इस मामले में कैसे हमारी जान बचाती है। हिपोक्रेटीज के जमाने में तो मरीज सिर्फ कुदरत के भरोसे थे, पर आज हमारे पास एक सॉलिड और मॉडर्न ट्रीटमेंट प्लान मौजूद है। पहला स्टेप होता है उस इन्फेक्टेड घाव की अच्छे से सफाई करना और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हैवी एंटीबायोटिक्स देना। दूसरे स्टेप में मरीज को एक एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है जो बॉडी में मौजूद फ्री टॉक्सिन को बेअसर कर देता है। इसके बाद करीब 3 से 4 हफ्ते की सपोर्टिव केयर चलती है, जिसमें मसल रिलैक्सेंट्स और वेंटिलेटर्स की मदद ली जाती है। शुक्र है मॉडर्न मेडिसिन का। और हाँ, मेड ग्लैम खुशी पर हमारे इस एक्सप्लेनर जैसे इनिशिएटिव्स का यही तो मकसद है। हम चाहते हैं कि ऐसी ज़रूरी और क्लियर हेल्थ नॉलेज सब तक पहुंचे, ताकि लोग इन खतरनाक बीमारियों के बारे में सही जानकारी रखें और इनका प्रिवेंशन कर सकें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर,
वैक्सीन की लड़ाई पर, क्योंकि इलाज से बेहतर बचाव ही तो है। टेटनस से बचने का सबसे बड़ा और असरदार हथियार है इसकी वैक्सीन, जिसे 1920 के दशक में डेवलप किया गया था। 1-2 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 12 साल की उम्र तक इसके शॉट्स और बूस्टर्स की एक पूरी सीरीज दी जाती है। अगर कोई इंसान प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तो चाहे वो किसी जंग लगी कील पर पैर रख दे या किसी 2400 साल पुराने शिप एंकर पर ही क्यों न गिर जाए, वो इस बैक्टीरिया से पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन की ऐसी सक्सेस के बाद भी एक आंकड़ा है जो अंदर तक हिला देता है, और वो नंबर है 20,000। आज इतने मेडिकल एडवांसेस होने के बावजूद हर साल करीब 20,000 मासूम नवजात शिशु इस टिटनेस जैसी रोकी जा सकने वाली बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ये ट्रेजेडी सबसे ज़्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में देखने को मिलती है, खासकर साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में, जहां लोगों तक इन लाइफ सेविंग वैक्सीन्स की एक्सेस अभी भी बहुत लिमिटेड है। सबसे बड़ा खतरा नवजात बच्चों पर मंडराता है। अगर एक मां को वैक्सीन नहीं लगी है तो जन्म के बाद बच्चे के अम्बिलिकल स्टंप यानी नाभि नाल में ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैला देता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि टेटनस आज भी एक ऐसा शांत खतरा है जो हमारे आसपास मिट्टी में छुपा बैठा है। और हमारी डिबेट भी यहाँ सेटल हो गई है। प्रॉब्लम जंग में नहीं, प्रॉब्लम वैक्सीन ना मिलने में है। असली सवाल अब यह है कि ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स को आगे क्या कदम उठाने चाहिए ताकि दुनिया के सबसे कमजोर तबके तक ये वैक्सीन आसानी से पहुंच सके। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। मेडग्लाम खुशी पर इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ध्यान रखें और वैक्सीनेटेड रहें।